हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जो हमारा लेसन चल रहा है लेसन 16 राजस्थान बोर्ड का स्टीरियो केमिस्ट्री त्रिविम रसायन, जो कि 16वां लेसन है, जिसका लेक्चर 3 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर 3। साथियों, टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी चैप्टर के वीडियोस जो हैं वो 1 बाय 1 अपलोड किए जा रहे हैं। बहुत से चैप्टर हमारे द्वारा अपलोड कर दिए गए हैं और बाकी के रिमेनिंग चैप्टर जो है वो निकट भविष्य में बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। साथियों, आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ज्यामितीय समावयवता को हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं और हमारी बुक में जो ज्यामितीय समावयवता के बाद टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक समावयवता को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए ध्रुवण घूर्णकता क्या है, या हम कह दें प्रकाशिक सक्रियता क्या है, पोलैरिटी या ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। ध्रुवण घूर्णकता क्या है, प्रकाशिक सक्रियता क्या है। अगर हम ध्रुवण घूर्णकता समझ जाएंगे तभी हम प्रकाशिक समावयवता को समझ सकते हैं। अदरवाइज प्रकाशिक समावयवता डायरेक्ट करें तो फिर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम मूव कर रहे हैं हमारे टॉपिक ध्रुवण घूर्णकता की ओर, प्रकाशिक सक्रियता की ओर। अब देखो, प्रकाशिक ध्रुवण घूर्णकता डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में। समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? देखो, कोई भी जो प्रकाश स्रोत हो, चाहे वो कोई भी प्रकाश स्रोत हो, उससे जो प्रकाश प्राप्त होता है, किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश प्राप्त होता है, जैसे मान लो मेरे पास कोई टॉर्च ही है, इससे जो प्रकाश निकलेगा वो ऐसा प्रकाश होगा जो सभी दिशाओं में वितरित होगा, सभी तलों में वितरित होगा, सभी तलों में कंपन करेगा, वो सभी डायरेक्शन में समान रूप से फैलेगा। तो ये प्रकाश होता है सामान्य प्रकाश। सामान्य प्रकाश तो किसी भी प्रकाश स्रोत से प्राप्त प्रकाश सभी दिशाओं में समान रूप से, सभी तलों में समान रूप से कंपन करता है, समान रूप से संचरित होता है। ऐसे प्रकाश को हम सामान्य प्रकाश कहते हैं। जब सामान्य प्रकाश को हम निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं, अब हमने क्या किया, सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारा। यह है निकोल प्रिज्म। जब सामान्य प्रकाश को हम लोग निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें एक ऐसा प्रकाश प्राप्त होता है जो एक ही तल में संचरित होता है, एक ही तल में कंपन करता है। ऐसे प्रकाश को हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारने पर, पहले तो सामान्य प्रकाश क्या है? किसी भी प्रकाश स्रोत से प्राप्त प्रकाश जो सभी तलों में समान रूप से संचरित होता है या सभी तलों में समान रूप से कंपन करता है, उस प्रकाश को हम सामान्य प्रकाश कहते हैं। और सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारने पर ऐसा प्रकाश प्राप्त होता है जो केवल एक ही तल में कंपन करता है, एक ही तल में संचरण करता है, एक ही तल में वितरित होता है। ऐसे प्रकाश को हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। अब जो समतल ध्रुवित प्रकाश मिला हमारे को, यह समतल ध्रुवित प्रकाश था जो एक ही तल में एक ही दिशा में कंपन कर रहा था। इसको मैंने सपोज किसी यौगिक के विलयन से गुजारा। ये कोई यौगिक है, ये मैंने इसे किसी यौगिक के विलयन से गुजारा। ये मैंने परखनली में दिखाया। वास्तव में ये ध्रुवणमापी नली के अंदर भरा होता है, ये परखनली में नहीं भरा होता, ध्रुवणमापी नली में भरा होता है। तो वो डायग्राम मैं आपको ओवरऑल दिखाऊंगा, लेकिन अभी अब समझ रहे हैं प्रोसेस को सारा। ये समतल ध्रुवित प्रकाश है
समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसे मैंने किसी यौगिक के विलयन से गुजारा, ये वो यौगिक हो गया। तो अब हुआ क्या, देखो ये प्रकाश ऐसा के ऐसा ही रह गया, मान लो जैसा था वैसा के वैसा, जब निकला तो वैसा के वैसा ही था। यानी इस यौगिक ने प्रकाश के प्रति कोई क्रिया नहीं की, अर्थात यह यौगिक प्रकाशिक रूप से अक्रिय यौगिक है, प्रकाशिक अक्रिय यौगिक है। यह प्रकाशिक अक्रिय क्यों है? क्योंकि इसने प्रकाश के प्रति कोई क्रिया नहीं की। वहीं हम देखें, मान लो ये समतल ध्रुवित प्रकाश था, ये कोई यौगिक का विलयन है, मैंने समतल ध्रुवित प्रकाश को उस यौगिक के विलयन से गुजारा, तो पहले अब हुआ क्या, समतल ध्रुवित प्रकाश यूं मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया। पहले कैसा था? बिल्कुल स्ट्रेट। पहले कैसा था? बिल्कुल स्ट्रेट था, ऐसा पहले बिल्कुल स्ट्रेट था। अब ये यूं मुड़ गया, ऐसे क्लॉकवाइज, समतल ध्रुवित प्रकाश की तरफ मुड़ गया। समतल ध्रुवित प्रकाश जो था वो क्लॉकवाइज मुड़ गया। हो सकता है जब हम समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी यौगिक के विलयन से गुजारते, जैसे ये मान लो समतल ध्रुवित प्रकाश है और ये वो यौगिक है, इस यौगिक के विलयन से गुजारते तो हो सकता है ये इधर मुड़ जाता। पहले कैसा था? बिल्कुल स्ट्रेट। पहले कैसा था? बिल्कुल स्ट्रेट था। अब किधर मुड़ गया? इधर मुड़ गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो यौगिक है, ये जो यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज या बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ये यौगिक होते हैं प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। प्रकाशिक सक्रिय यौगिक अर्थात जो प्रकाश के प्रति कोई ना कोई सक्रियता दर्शा रहे हैं, कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं, या तो प्रकाश को दाईं ओर घुमा रहे हैं या प्रकाश को बाईं ओर घुमा रहे हैं। इन यौगिकों को हम कहते हैं प्रकाशिक सक्रिय यौगिक या ध्रुवण घूर्णक यौगिक। ध्रुवण घूर्णक यौगिक। और ये जो घटना है, ये घटना कहलाती है ध्रुवण घूर्णकता या प्रकाशिक सक्रियता। इस घटना को हम लोग बोलते हैं क्या? ध्रुवण घूर्णकता। ध्रुवण घूर्णकता। अब वापिस क्लियर कर लें, किसी भी प्रकाश स्रोत से प्राप्त प्रकाश सामान्य प्रकाश कहलाता है, जो सभी तलों में समान रूप से संचरित होता है। लेकिन जब सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो एक ऐसा प्रकाश प्राप्त होता है जो केवल एक ही तल में या एक ही दिशा में संचरित होता है, कंपन करता है। ऐसे प्रकाश को हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। कुछ यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं। कुछ यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं। यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को जब किसी यौगिक के विलयन से गुजारा जाता है तो वे यौगिक जो इसे या तो दाईं ओर घुमा देते हैं या बाईं ओर घुमा देते हैं, यानी इसे घूर्णित कर देते हैं, ऐसे यौगिकों को हम ध्रुवण घूर्णक यौगिक या प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहते हैं। और जो इसको नहीं घुमा पाते, मतलब वो प्रकाश के प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाते, तो वो प्रकाशिक अक्रिय यौगिक है। अब अपना टॉपिक ये चल रहा है, तो जब समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी यौगिक के विलयन से गुजारा जाता है तो वे यौगिक या तो उसे दाईं ओर घुमा देते हैं या उसे बाईं ओर घुमा देते हैं। ऐसे यौगिकों को ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। ध्रुवण घूर्णक यौगिक या प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाते हैं, उन यौगिकों को हम बोलते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, इन्हें प्लस या डी से लिखा जाता है, प्लस या स्मॉल डी से। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, प्लस या स्मॉल डी से। और जो दूसरे होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमाते हैं, उन्हें हम वाम ध्रुवण घूर्णक
लीवो रोटेटरी बोलते हैं। वाम ध्रुवण घूर्णक लीवो रोटेटरी, वाम ध्रुवण घूर्णक। इन्हें लिखते टाइम हम लोग स्मॉल एल या माइनस से लिखते हैं, स्मॉल एल या माइनस से लिखते हैं। तो जो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है वो स्मॉल डी से, और जो वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक होते हैं वो स्मॉल एल से लिखे जाते हैं। तो फिर देख लें, किसी भी प्रकाश स्रोत से प्राप्त प्रकाश सामान्य प्रकाश कहलाता है, जो सभी दिशाओं में समान रूप से, सभी तलों में समान रूप से कंपन करता है, समान रूप से संचरण करता है। ऐसे प्रकाश को जब हम निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें ऐसा प्रकाश प्राप्त होता है, यानी सामान्य प्रकाश को जब हम निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें ऐसा प्रकाश प्राप्त होता है जो एक ही तल में कंपन करता है, एक ही तल में संचरण करता है। ऐसे प्रकाश को हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और समतल ध्रुवित प्रकाश को जब किसी यौगिक के विलयन से गुजारा जाता है तो वे यौगिक इसके तल को घूर्णित कर देते हैं, अर्थात या तो दाईं ओर घुमा देते हैं या फिर बाईं ओर घुमा देते हैं, या तो बाईं ओर और या दाईं ओर। यूं घुमाया है तो दाईं ओर घुमा दिया, और यूं घुमाया है तो बाईं ओर घुमा दिया। ऐसे यौगिकों को हम लोग ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं, और यह घटना ध्रुवण घूर्णकता कहलाती है। या ऐसे यौगिकों को हम प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहते हैं, और यह घटना प्रकाशिक सक्रियता कहलाती है। इस आधार पर ध्रुवण घूर्णक यौगिक या प्रकाशिक सक्रिय यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और दूसरा वाम ध्रुवण घूर्णक। अब देखिए हम लोग ध्रुवण मापी क्या है, ध्रुवण मापी नली का पूरा प्रोसेस समझे हम लोग। तो ध्रुवण मापी नली, अब हमारा डायग्राम है, कोण पर, ध्रुवण कोण पर, विशिष्ट घूर्णन पर और आणविक घूर्णन। ध्रुवण कोण, अब हम डिस्कस करेंगे ध्रुवण कोण या घूर्णन कोण, विशिष्ट घूर्णन और आणविक घूर्णन। विशिष्ट घूर्णन और आणविक घूर्णन। तो सबसे पहले तो हम लोग समझे ध्रुवण कोण को। ध्रुवण कोण को समझने के लिए हमें डिस्कस करना होगा ध्रुवण मापी को। ध्रुवण मापी, ध्रुवण मापी क्या है? जो ये सारा प्रोसेस चल रहा है इसमें ये घूमा, या तो समतल ध्रुवित प्रकाश जो था दाईं ओर घूम गया या फिर बाईं ओर घूम गया, ये कितने कोण से घूमा, दाईं ओर घूमा या बाईं ओर घूमा, इसका मापन करने के लिए हम जिस उपकरण का यूज करते हैं वही उपकरण जो होता है ध्रुवण मापी पोलैरीमीटर कहलाता है। तो अब हमारा टॉपिक है ध्रुवण मापी। ध्रुवण मापी, ध्रुवण मापी क्या है? ध्रुवण मापी वह उपकरण है जो ध्रुवण कोण का मापन करता है, ध्रुवण घूर्णकता को मापता है। उस उपकरण को हम लोग ध्रुवण मापी कहते हैं। ध्रुवण मापी में सबसे पहले तो एक प्रकाश स्रोत होता है, तो ये एक होगा सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, अब इसमें जो ध्रुवण मापी के भाग है वो देखते जाना। एक तो प्रकाश स्रोत होगा, इससे जो प्रकाश निकलेगा वो सामान्य प्रकाश होगा जो सभी तलों में समान रूप से संचरण करेगा। तो इससे जो प्रकाश निकला वो सामान्य प्रकाश है। ये ध्रुवणमापी का भाग नहीं है, क्योंकि भाग तो वो होगा जिसको ध्रुवणमापी का जो हिस्सा है, ध्रुवणमापी का हिस्सा प्रकाश स्रोत है। इससे जो निकला वो प्रकाश है, वो ध्रुवणमापी का भाग नहीं है। क्लियर? अब इसे हमने गुजारा निकोल प्रिज्म से, तो निकोल प्रिज्म भी उसका एक भाग है ध्रुवणमापी का। ये निकोल प्रिज्म हो गया। निकोल प्रिज्म ये भी ध्रुवणमापी का एक भाग है, निकोल प्रिज्म। अब इससे प्रकाश निकलेगा जो एक ही तल में या एक ही दिशा में कंपन करेगा, संचरण करेगा, उसे हम बोलेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश। तो ये तो प्रकाश है, भाग निकोल प्रिज्म है। समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। अब समतल ध्रुवित प्रकाश को हमने एक ध्रुवणमापी नली से गुजारा। इस ध्रुवणमापी नली में किसी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक का विलयन भरा हुआ है।
ये वो विलयन है किसी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक का विलयन। ध्रुवणमापी नली या प्रेक्षण नली बोलते हैं इसको। ध्रुवणमापी नली से गुजारा जिसमें कोई ना कोई प्रकाशिक सक्रिय यौगिक भरा हुआ है, तो ये प्रकाश या तो क्लॉकवाइज मुड़ गया और या फिर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया। क्लियर? जिसका जो दृष्टा द्वारा अवलोकन किया गया, देखने वाले ने इसका अवलोकन किया इस उपकरण के माध्यम से, ये दृष्टा की आंख हो गई जो इसको देख रहा है। तो ये पूरा सिस्टम है ध्रुवणमापी नली का, जिसमें जो भाग है, एक प्रकाश स्रोत, दूसरा निकोल प्रिज्म और तीसरा मेन ध्रुवणमापी नली और चौथा प्रेक्षण पर्दा जिस पर यह प्रेक्षण किया जाता है। तो मेन 3 ही भाग होते हैं। अब कौन कौन से, और ये जो कोण है, जितने कोण पर ये घूमा है, जैसे पहले कैसा था, ये बिल्कुल स्ट्रेट, पहले ये बिल्कुल स्ट्रेट था। अब जितने कोण पर ये प्रकाश घूमा है उस कोण को हम कहते हैं घूर्णन कोण या ध्रुवण कोण। अब मान लो ये 15 डिग्री घूमे, कितना, 15 डिग्री। किधर घूमे, दाईं ओर, तो इसका लिखा जाएगा प्लस 15 डिग्री। प्लस का मतलब दाईं ओर ही है। क्लियर? प्लस यानी दाईं ओर घूम रहा है प्रकाश। और अब मान लो ये 20 डिग्री घूमे, किधर, बाईं ओर, तो इसको लिखेंगे माइनस 20 डिग्री। माइनस का मतलब कि वो यौगिक जो था वो वाम ध्रुवण घूर्णक था, समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमा रहा था। बाईं ओर माइनस को इंडिकेट कर, माइनस जो है वो बाईं ओर को इंडिकेट कर रहा है, प्लस जो है वो दाईं ओर को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? अब ये जो घूर्णन कोण है, जितने कोण पर ये घूमा है, इसे हम ध्रुवण कोण या घूर्णन कोण कहते हैं। इस घूर्णन कोण का मान किस किस पर निर्भर करता है वो देखो। एक तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या है, इस पर घूर्णन कोण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से देखो। एक तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। एक विलयन का ताप क्या है, विलयन का ताप क्या है, विलयन का ताप, क्योंकि अगर ताप कम होगा तो विलयन के कण पास पास रहेंगे, पास पास रहेंगे तो ये प्रकाश कई देर तक, अब मान लो ये बिल्कुल स्ट्रेट चला, इससे ये बिल्कुल स्ट्रेट चला, फिर थोड़ा थोड़ा घूम घूम के निकला, ऐसे हल्का हल्का घूमता गया, और घूमा, फिर और घूमा, फिर जब बाहर निकलेगा तो ज़्यादा घूमा हुआ होगा। वही अगर मान लो ताप ज़्यादा होता तो इसके कण दूर दूर रहते, ये विरल होता तो ये प्रकाश इसमें से जल्दी जल्दी क्रॉस हो जाता, तो थोड़ा कम घूम पाता। क्लियर? तो एक किस पर डिपेंड करता है, ताप पर, विलयन के ताप पर। और किस पर डिपेंड करता है, नली की लंबाई पर। ये जो इसकी लंबाई है, ये जितनी ज्यादा लंबी होगी उतनी ही देरी से गुजरेगा प्रकाश इसमें से, क्योंकि अगर लंबी होगी तो प्रकाश टाइम बहुत लेगा तो फिर वो ज्यादा घूमेगा। तो नली की लंबाई पर। और किस पर डिपेंड करता है, विलयन की सांद्रता पर। विलयन अगर गाढ़ा है, सांद्र है, तो भी प्रकाश ज़्यादा टाइम लेगा तो ज़्यादा घूमेगा। और दूसरा, विलायक और पदार्थ की प्रकृति पर। अगर पदार्थ दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है तो दाईं ओर घुमाएगा, वाम ध्रुवण घूर्णक है तो बाईं ओर घुमाएगा। क्लियर? तो अब तरंग दैर्ध्य पर, विलयन के ताप पर, विलयन की सांद्रता पर, नली की लंबाई पर और विलायक एवं पदार्थ की प्रकृति पर ये जो ध्रुवण घूर्णन कोण होता है या घूर्णन कोण होता है या ध्रुवण कोण होता है वो डिपेंड करता है। अब विशिष्ट घूर्णन क्या है, देखो विशिष्ट घूर्णन स्पेसिफिक रोटेशन, विशिष्ट घूर्णन। तो इसका सूत्र याद करना है हमें, अल्फा। अब देखो सारे कारक साथ में आ जाएंगे। देखो अल्फा जो होता है वो घूर्णन कोण या ध्रुवण कोण होता है, अल्फा। विशिष्ट घूर्णन के लिए देखो क्या लिखा जाता है, अल्फा लैम्डा टी डिग्री सेंटीग्रेड बराबर अल्फा प्रेक्षित बटे एल इंटू सी। ये भी करेक्ट कर लेना, हमारी बुक में पेज नंबर 355 पर यहाँ प्लस सी लिखा हुआ है। राजस्थान बोर्ड की जो बुक है जो इस वर्ष चल रही है वहाँ प्लस लिखा हुआ है, इसमें वो प्लस नहीं है, वो मल्टीप्लाई कर देना। अल्फा लैम्डा टी डिग्री सेंटीग्रेड बराबर अल्फा प्रेक्षित बटे एल इंटू सी, जहाँ अल्फा लैम्डा टी डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये विशिष्ट घूर्णन है।
विशिष्ट घूर्णन। अब देखो जब आप विशिष्ट घूर्णन याद कर रहे हैं तो चार कारक तो यहीं आ गए। देखो लैम्डा क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, टी क्या है, विलयन का ताप, एल क्या है, नली की लंबाई, सी क्या है, विलयन की सांद्रता। तो चार कारक तो यहीं रह गए। आगे हमारे पास एक कारक बच गया। एक कारक क्या है, विलायक और पदार्थ की प्रकृति। तो वो एक कारक ही हमें यहाँ याद करना है। अब विशिष्ट घूर्णन की परिभाषा क्या, देखो अल्फा प्रेक्षित क्या है, जो ये प्रेक्षित किया गया ये अल्फा प्रेक्षित है। प्रेक्षित घूर्णन कोण या प्रेक्षित ध्रुवण कोण अल्फा प्रेक्षित है। अल्फा प्रेक्षित मतलब प्रेक्षित ध्रुवण कोण या प्रेक्षित घूर्णन कोण। जैसे मैंने यहाँ का +15 डिग्री, तो ये मेरे द्वारा प्रेक्षित किया गया +15 डिग्री। क्लियर। यदि मैं नली की लंबाई को 1 डेसीमीटर रख दूं, डेसीमीटर में लेनी होती है, नली की लंबाई को 1 डेसीमीटर रख दूं, कितना, 1 डेसीमीटर, और जो पदार्थ की सांद्रता है C, उसको भी मैं इकाई रख दूं, इकाई 1 ग्राम प्रति लीटर, 1 ग्राम प्रति लीटर या 1 मोल प्रति लीटर, वो जो भी रख दो, 1 m ही रखें, वैसे मोल रखना ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन हमारी बुक में ग्राम दिया हुआ है, पदार्थ को ग्रामों में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसे मोल में रखें तो ज़्यादा बेटर है। तो C जो है, मान लो C 1 m है, C 1 m, और नली की लंबाई है 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, 1 कैपिटल M मतलब मोल प्रति लीटर। तो यदि मैं L को 1 रखूँ, C को भी 1 रखूँ, दोनों को 1 1 रखूँ, तो अल्फा लैम्डा T डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा, यानी विशिष्ट घूर्णन जो होगा, वो प्रेक्षित घूर्णन के बराबर आएगा। दोनों को 1 1 रख दूँ तो सूत्र क्या बनेगा, देखो L को भी 1 रख दिया, C को भी 1 रख दिया, तो अल्फा लैम्डा T डिग्री सेंटीग्रेड यानी विशिष्ट घूर्णन बराबर है प्रेक्षित घूर्णन के। तो यही परिभाषा है हमारी। किसी यौगिक का विशिष्ट घूर्णन उसके प्रेक्षित घूर्णन के बराबर होता है। किसी यौगिक का विशिष्ट घूर्णन उसके प्रेक्षित घूर्णन के बराबर होता है जब समतल ध्रुवित प्रकाश को ऐसी नली से गुजारा जाता है, ऐसी प्रेक्षण नली से गुजारा जाता है जिसकी लंबाई 1 डेसीमीटर है तथा उसमें भरे पदार्थ की सांद्रता 1 m है। या सीधा बोल दें, यदि प्रेक्षण नली की लंबाई इकाई हो, प्रेक्षण नली की लंबाई कितनी हो, इकाई यानी 1 हो, तथा उसमें भरे पदार्थ की सांद्रता भी इकाई हो, तो उस स्थिति में प्रेक्षण कोण को ही विशिष्ट घूर्णन कहा जाता है। या विशिष्ट घूर्णन उस प्रेक्षण कोण के बराबर है, उस घूर्णन कोण के बराबर है जो समतल ध्रुवित प्रकाश को इकाई लंबाई की नली से जिसमें इकाई सांद्रता का पदार्थ भरा हुआ है गुजारने पर प्राप्त होता है। या सीधा बोल दे, यदि ध्रुवणमापी नली की लंबाई इकाई ली जाए और उसमें भरे पदार्थ की सांद्रता भी इकाई ली जाए तो प्रेक्षित घूर्णन कोण ही विशिष्ट घूर्णन कहलाता है। क्लियर। तो नली की लंबाई भी कितनी ले ले, इकाई, सांद्रता भी कितनी ले ले, इकाई, तो जो प्रेक्षित घूर्णन कोण होगा वही विशिष्ट घूर्णन कहलाएगा। अब आता है आणविक घूर्णन। आणविक घूर्णन क्या है, देखो आणविक घूर्णन, अगर विशिष्ट घूर्णन क्या था, अल्फा लैम्डा T डिग्री सेंटीग्रेड, अगर विशिष्ट घूर्णन को मैं अणुभार से गुणा कर दूं, विशिष्ट घूर्णन को अणुभार से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उस मान को आणविक घूर्णन कहा जाता है। यानी आणविक घूर्णन क्या है, विशिष्ट घूर्णन और अणुभार का गुणनफल, विशिष्ट घूर्णन और अणुभार का गुणनफल आणविक घूर्णन कहलाता है। तो साथियों, यह था ध्रुवण घूर्णकता और ध्रुवण घूर्णन कोण। तो यदि आपको हमारा वीडियो समझ आया है, अच्छा लगा है, तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले सामान्य प्रकाश के बारे में पता होना चाहिए जो सभी दिशाओं में फैलता है। फिर उसे निकोल प्रिज्म से गुजारा तो ऐसा प्रकाश प्राप्त हुआ जो एक ही तल में कंपन करता है। और जब ऐसे प्रकाश को हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश को जब हम किसी यौगिक के विलयन से गुजारते हैं तो यदि वो यौगिक उसको दाईं ओर घुमा दे या बाईं ओर घुमा दे तो ऐसे यौगिक को हम ध्रुवण घूर्णक यौगिक या प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहते हैं। और यह घटना प्रकाशिक सक्रियता कहलाती है। और इसमें कितने कोण पर घुमाया है इसका जो मापन है वो ध्रुवणमापी के द्वारा किया जाता है।
और जो प्रेक्षित घूर्णन कोण है, प्रेक्षित घूर्णन कोण, यदि नली की लंबाई को इकाई रख दूं, पदार्थ की सांद्रता को इकाई रख दूं, तो जो प्रेक्षित घूर्णन कोण होगा, जैसे यहाँ मैंने कहा +15 डिग्री, वो विशिष्ट घूर्णन कहलाएगा। और यदि विशिष्ट घूर्णन को मैं अणुभार से गुणा कर दूं तो फिर आणविक घूर्णन कहलाता है। तो साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।